जिस तरीके से वो इस कैरेक्टर को, इस प्ले की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको शो कर रहे हैं. So we'll begin with Act 3 today, क्योंकि जो कल हमने जो किया था सीन 2 एक्ट 2 का, वहां पे ये एक्ट 2 फिनिश कंप्लीट होता है. एक्ट 3 जहाँ पे बिगिन होता है, यहाँ पे कोरस की स्पीच है. यू रिमेम्बर जब हमने बिगिनिंग किया था इस प्ले का, तब भी मैंने आपको कहा था कि नोटिस करना कोरस की स्पीच के बारे में. उसका जो रोल है वो आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट में भी, कंस्ट्रक्शन में भी पूछा जा सकता है कि कोरस का क्या रोल है. तो अब दोबारा से थर्ड एक्ट में कोरस जो है अपनी स्पीच से इन्फॉर्म करता है पूरे ऑडियंस को कि फॉस्टस जो है, क्योंकि अब उसके पास वो बुक्स हैं मैजिक की, जो कि वो उन्हीं को सीक्रेट्स जान रहा है, वो एस्ट्रोनॉमी के, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी ही वो स्टडी, वो ब्रांच है जहाँ पे हेवनली बॉडीज और इन सबको प्लैनेट्स को स्टडी किया जाता है. तो वो उस एस्ट्रोनॉमी के सीक्रेट्स रीड कर रहा है, स्टडी कर रहा है. क्यों? ये सब जो मैंने बताया, प्ले में भी इसका मेंशन है जब कोरस बोलता है द क्लाउड्स, द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द ट्रॉपिक जोन्स, क्वार्टर्स ऑफ द स्काई. तो ये सारे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, और इतना मतलब उसका यहाँ पे ये भी तुम लोगों ने नोटिस करना रहा कि जो कोरस है वो क्या क्या इन्फॉर्म कर रहा है ऑडियंस को, रीडर्स को, अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ फॉस्टस. तो अब वो बताते हैं, ये चीजें हमारे सामने शो नहीं की गई हैं, टेल की गई हैं. ये हमने नॉवेल्स में भी देखा, इसको शोइंग और टेलिंग कहते हैं. ठीक है. और शोइंग क्या होता है? जब वो पर्टिकुलर, ये मैंने संस्कृत पोएटिक्स के टाइम जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था, तब हमने इसका जिक्र किया था कि कुछ ऐसे सीन्स होते हैं ड्रामा में जो सिर्फ सामने इनेक्ट किए जाते हैं, वो शोइंग है. जब हम कालिदास और बाकी के राइटर्स को डिस्कस कर रहे थे, और कुछ ऐसे सीन्स होते हैं ड्रामा के जो एक कैरेक्टर दूसरे को बता देता है, तो वो टेलिंग है. जैसे यहाँ पे कोरस टेलिंग कर रहा है फॉस्टस के एक्सपीरियंसेस की. तो वो जो हमने कहा कि एक बहुत फेमस माउंटेन है, ओलंपियस माउंटेन, OLYMPUS. तो फॉस्टस हैज असेंडेड टू द टॉप ऑफ दैट माउंटेन. और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ब्लैक मैजिक से, क्योंकि वो एक ऐसे चैरियट पे है, रथ पे है, जो कि ड्रैगन्स ड्रॉ कर रहे हैं. सारे पूरा यूनिवर्स वो जो है ट्रेवल कर चुका है 8 डेज के अंदर. और उसके बाद वो ड्रैगन के बैक पे ही सीटेड और ट्रेवल कर रहा है. वो पूरी जो कॉस्मोग्राफी है, कॉस्मोग्राफी होती है जो यूनिवर्स को के स्ट्रक्चर को, उसके जो उसकी रचना है यूनिवर्स की, उसको जो स्टडी, उसका जो अध्ययन है, उसको कॉस्मोग्राफी कहते हैं. तो वो उस सब को इन्वेस्ट कर रहा है, खुद व्यू कर रहा है. ये जो स्पीच है कोरस की, इसी स्पीच में ये सारे जो इन टाइम है उसका बताया, बयान किया गया कि क्या क्या किया फॉस्टस ने. और जैसे ही ये एक्ट जो है शुरू होता है, थर्ड एक्ट का सीन 1, तो हमें पता चलता है कि वो रोम पहुंचने वाला है, क्योंकि वहां पे सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन है पोप की, चर्च में जो सबसे पावरफुल रिलीजियस पोजीशन है पोप, है ना. जैसे हम प्रीस्ट, पार्डनर और ये सारी फ्रायर्स, इन सब की बात करते हैं. जब हम पोप के रेफरेंस देते हैं तो उसमें P कैपिटल होता है, POPE, हाईएस्ट पोजीशन. तो वो कैसे रोम में पहुंचते हैं पोप से मिलने के लिए, और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फीस्ट, एक ओकेजन है बहुत बड़ा. क्या है वो? जैसे हमारे गुरुओं और संतों का दिन मनाया जाता है, वहां पे एक संत सेंट पीटर का डे है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी दावत अनाउंस की गई है. अब ये तो सिर्फ कोरस की बात है कि एक्ट 3 जो शुरू हो रहा है वो कोरस की स्पीच से शुरू हो रहा है. तुम्हें एज अ रीडर, एज अ स्टूडेंट, जो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों, वो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो कोरस है, ही इज एन एक्टर. अब ये एक्टर क्या है? इसने क्या किया है? पहले प्रोलोग,
इसने नरेट किया है। और बीच में फिर वो जो एक जो पैसेजेस चल रहे हैं इवेंट्स के, उनको भी ये एक्सप्लेन कर रहा है ना। और क्या कर रहा है ये, जो हर इवेंट है या हर कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए जो भी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उन पे भी कमेंट कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि एक्ट की बिगिनिंग में वो कमेंट है या प्ले की एंडिंग में कमेंट है। तो अब ये तुमने खुद बच्चे नोट करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम कोरस बिगिनिंग ऑफ द प्ले में आया, सेकंड टाइम वो अब आया है थर्ड एक्ट की बिगिनिंग में। और जैसे वो प्रोलोग वो स्पीक करता है, तो इस स्पीच में क्या खास है कि हमें पता चलता है कि फॉस्टर्स जो है उसने क्या किया इन सब टाइम में। वो कहाँ था, वो ही इज एंजॉइंग द प्लेजर्स। कौन से प्लेजर्स, सेंसेस के प्लेजर्स हैं जो, ठीक है। और वो अपनी इस मैजिकल पावर को कहाँ यूज कर रहा है, अपनी स्कॉलरली जो उसका स्वभाव है। क्या स्कॉलर जो विद्वान होता है वो हमेशा जिज्ञासा से भरा होता है, क्यूरियोसिटी से भरा होता है। तो वो ईगरनेस इसके अंदर है एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोग्राफी के जो सीक्रेट जानने में, वो इस ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। तो वो कैसे प्लैनेट्स और स्टार्स को फर्स्ट हैंड स्टडी, मतलब खुद एक्सपीरियंस करके खुद उसको स्टडी कर रहा है। ये जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है इस, जब आप इस कैरेक्टर के कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे। इस कैरेक्टर के अंदर लव ऑफ नॉलेज और ट्रूथ तो बहुत है, और इसीलिए वो इस मैजिक की जो 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 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, उनको बहुत एक्सप्लोर करता है। और इसीलिए बच्चे की ये जो कैरेक्टर है ना, इसमें जो ये खूबियां हैं, ये इसको ट्रेजिक हीरो बनाती हैं। जैसे तुम्हारे पास मैकबेथ जैसे कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर में, जिनके पास एक हमार्शिया है, एक फ्लॉ है, ठीक है, जो उनके डाउनफॉल का रीजन बनता है। तो यहाँ पे उनके कैरेक्टर में जो ये लव ऑफ नॉलेज और ट्रूथ है ना, कौन सा ट्रूथ है ये, उस क्यूरियोसिटी से, उस ईगरनेस से जो वो सीखना जानना चाह रहे हैं। तो ये आप सबने समझना है कि वो एक ऑर्डिनरी सिनर नहीं है, समथिंग ग्रैंड, समथिंग हेरोइक अबाउट हिम इज देयर। और इसीलिए है कि जब हम एज अ रीडर, जब हम एज एन ऑडियंस इस प्ले को देखते पढ़ते हैं, वी गेट दिस फीलिंग ऑफ पिटी एंड टेरर इन अस। ओके, तो एक्ट 3 का सीन 1 जब बिगिन होता है, फॉस्टर्स रोम में है और उसके साथ कौन है, मेफिस्टोफेलिस। तो यहाँ पे बताया जाता है कि रोम पहुंचने से पहले वो और भी जो है कुछ टाउन्स को उन्होंने विजिट किया है। एक ट्रीव्स नाम का, TREVES नाम का टाउन है। उसने नेपल्स को भी विजिट किया है, NAPLES। अच्छा, वर्जिल इतने ग्रेट पोएट हैं, उनका जो, जहाँ पे उनकी टूम है, उसको भी उन्होंने विजिट किया। सो बहुत सारे शहर, वेनिस है, पैडुआ है, PADUA, ऐसी बहुत सारे सिटीज को विजिट भी किया। तो मेफिस्टोफेलिस फिर उसको रोम सिटी को डिस्क्राइब करता है कि कैसा ये शहर है जो 7 हिल्स पे स्टैंड करता है। और एक रिवर है टाइबर, जो कि इट रन्स थ्रू द मिडस्ट ऑफ दिस प्लेस। बहुत डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। मेफिस्टोफेलिस उसको डिस्क्राइब करके बताता है, एक बहुत बड़ा किला है, कासल है, जिसमें की वॉल्स जो है इसलिए इतनी ज्यादा ऊंची बनाई गई हैं क्योंकि वो सारी क्या है, वहां पे वेपन्स जो वॉर के होते हैं उनको रखा जाता है स्टोर करके। तो फॉस्टर्स बड़ा इम्प्रेस होता है कि देखो किस तरीके से मेफिस्टोफेलिस ने इतना ग्रैंड वे में इस सिटी को डिस्क्राइब किया है, रोम को। और वो तो कहता है कि मैं उसके अंदर तो और डिजायर जो है वो इनकलकेट होती है कि मैं और मॉन्यूमेंट्स देख सकूं, और क्या कुछ है रोम में देखने वाला। तो वो कहता है ठीक है, वो सब देखेंगे। मेफिस्टोफेलिस कहता है सबसे पहले हम पोप के कोर्ट में चलते हैं। और फॉस्टर्स जो है पहले रिक्वेस्ट करता है मेफिस्टोफेलिस को कि मैंने इनविजिबल होके जाना वहां पे, नोबडी कैन सी मी, ये तो वो इनविजिबल कर देता है उसको।
और फिर वो वहां पे दिखाया जाता है, जो कि बहुत क्रिटिक्स ने कहा कि ये जो सीन है इट टॉक्स अबाउट द डाउनफॉल ऑफ फॉस्टर्स, क्योंकि फॉस्टर्स को कैसे दिखाया जाता है, ही इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन ऑन द पोप। तो इतनी जो सॉम्बर और सीरियस पोजीशन होल्डर है पोप, उसको इस तरीके से चाइल्डिश वे में ट्रीट करना। और हमने अभी जाना कोरस की स्पीच से कि वो जो पोप है वहां पे क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक फीस्ट, और वहां पे और भी एक रिलीजियस पोजीशन है जिसको जैसे पोप है वैसे ही वहां पे एक जगह है लॉरेन, वहां का एक कार्डिनल है, हाई पोजीशन है ये। कार्डिनल तुम्हें पता है वैसे भी मेन को कहते हैं, CARDINAL कार्डिनल। तो ये एक पोजीशन है जैसे हमारे सोसाइटी में होता है नवाब्स एंड ऑल। तो फॉस्टस क्या करता है सबसे पहले वहां पे, क्योंकि इनविजिबल है, वो उससे डिश स्नैच कर लेता है पोप से, है ना, वो ड्रिंक होती है हाथ में वो छीन लेता है। और बहुत ज्यादा पोप हैरान होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट और डिस्गस्ट से भी भरता है कि ये हो क्या रहा है। और इतना ज्यादा मतलब फॉस्टर्स को दिखाया कि वो इतना फन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बट वो बहुत ही लो लेवल का फन होता है, क्योंकि वो फॉस्टर्स जो हैं उनको हिट भी करते हैं उनके ईयर पे, कान पे, पोप को। और फिर पोप जो है वो ऑर्डर करते हैं अपने फ्रायर्स को, और फ्रायर्स जो हैं एक वहां पे रिचुअल होती है कि उससे जो कोई जो बैड या जो सिनर है उसको कर्स किया जाता है, श्रापित किया जाता है, क्योंकि ये कौन सिनर है जिसने इतना डेयर किया कि वो पोप को तंग कर रहा है। तो इस सेरेमनी के एंड में मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टस जो हैं वो फ्रायर्स, आपको पता है कि एक पोजीशन है चर्च में ही, लो पोजीशन है, और ये अंडर हैं पोप के। तो ये जो मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टस हैं सीन के एंड में ये इनको भी पीटते हैं, फ्रायर्स को भी। और इतना मतलब उसमें फायर वर्क चला देते हैं कि और डर जाएं ये जो फ्रायर्स हैं और जो वहां की गैदरिंग है। आवाज आ रही है बच्चे तुम लोगों को? यस मैम। ओके। तो ये तो रजे एक समराइज फॉर्म में मैंने बताया कि सीन में ये सब होता है। इसका जो एक इनर जो डीपर वे पे जाके हम इस सीन को देखते हैं, तो सबसे पहले बात तो जो राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, वो हमारे आगे जो एक इम्प्रेसिव डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं अलग अलग जगहों का, जिसमें कि सिटी ऑफ रोम एक है जिसको वो अब विजिट कर रहा है। ये इस कैरेक्टर को, जो मैंने अभी कहा कि उसमें ट्रेजिक हीरो जैसी क्वालिटीज हैं, ये सीन डेफिनेटली एक बहुत ही अनफेवरेबल लाइट में उसको शो करता है, क्योंकि इस लेवल तक स्टूप हो जाना, इस लेवल तक गिर जाना किसी कैरेक्टर के लिए कि वो चाइल्डिश प्रैंक्स करे, है ना, ये बड़ा पजलिंग भी है टू दी रीडर एंड दी ऑडियंस। तो बहुत सारा जो है ऑब्जर्वेशन और क्रिटिक्स जो कहते हैं वो ये भी मानते हैं कि पोप जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है। और फॉस्टस जो है वो यहाँ पे क्या दिखाया है, डेविल का डिसाइपल दिखाया है, तो वो डेफिनेटली चर्च का भी एनिमी है। तो वो पोप को हरास करके वो एंटी रिलीजियस और एंटी क्रिश्चियन एटीट्यूड दिखा रहा है। और कुछ राइटर्स तो ये भी कह रहे हैं कि मार्लो जो था, क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि मार्लो एज अ राइटर वॉज एन एंटी रिलीजियस एंड एंटी क्रिश्चियन। तो ये वो अपने व्यूज, ये हमेशा से ऑब्जर्वेशन क्रिटिक्स की रही हैं कि शायद राइटर की ये अपनी व्यूज हैं, बट ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो एक फॉस्टर्स की डिग्निटी है ना अभी तक जो डेवलप हुई, वो जरूर उसको बहुत लोअर लेवल में शो कर रही हैं। डिग्रेडेशन दिखता है, एक जो रीडर ने, एक ऑडियंस ने जो एस्टिमेशन उसका लगाया है, उसका डाउनफॉल डेफिनेटली होता है। ओके, देन वील कम टू एक्ट 4। यहाँ पे फिर जो है कोरस की स्पीच है एक्ट 4 में। कोरस अब यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि वो एक एक ब्रिज जैसे बनाया जाता है ना, कनेक्टर है वो
जैसे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना, तो वो लिंक कर रहा है कोरस। तो यहाँ पे अपनी ऑडियंस को वो बताते हैं कि अब ये उसकी ये जो जर्नीज चल रही हैं टू वेरियस प्लेसेस, जहाँ पे वो किंग्स के रॉयल कोर्ट्स में जाते हैं, तो ये सब जहाँ पूरा हो गया है, तो फॉस्टस जो है अब ही रिटर्न्स होम, जहाँ पे उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है उसके फ्रेंड्स द्वारा, उसके बहुत जो कंपेनियंस हैं, क्योंकि वो जब सुन रहे हैं अब फॉस्टस से, दे आर रियली इम्प्रेस्ड, जिस तरीके से वो बता रहा है कि जो जो चीजें उसने देखी हैं, जो जो उसकी क्यूरियोसिटी को आंसर मिले हैं, तो अब उसका जो फेम है ना फॉस्टस का, वो बहुत स्प्रेड हो गया है फार एंड वाइड। अब वो क्या करता है, मैजिक परफॉर्मेंसेस देता है अलग अलग जगहों पे। एक जो एम्परर हैं चार्ल्स फाइव, उनके कोर्ट में भी वो परफॉर्म करता है, उनमें से जो इनकी जो फेम बढ़ रहा है फॉस्टस का। तो देखो, जहाँ पे एक्ट 3 की शुरुआत में हमने देखा स्पीच है कोरस की, उसी तरीके से ये स्पीच भी हमें क्या दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है ना। पहले भी इन्फॉर्म किया कोरस ने थर्ड एक्ट में भी, अब यहाँ पे फॉस्टस की जर्नी के बारे में बता रहे हैं, कहाँ पे है वो, वेयर अबाउट्स बता रहे हैं। और ये एक ड्रामेटिक डिवाइस भी है, जो मैंने कहा कि रोल पता होना चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस। तो कोरस के थ्रू हमारे पास ड्रामेटिस्ट कन्वे कर रहा है इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस, और उसको तो बिल्कुल भी शोइंग तो करनी नहीं पड़ रही ना। टेलिंग एक टेक्निक है ड्रामा में, कि उसको स्टेज पे प्रेजेंट नहीं करना पड़ रहा उन सीन्स को जो इन इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई हैं, वो सीधा जो है कोरस ऑडियंस को इन्फॉर्म करता है। जो एक्ट 3 की शुरुआत में जो कोरस की स्पीच है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली स्पीच कोई बहुत, जो हम कहते हैं ना सब्सटैंशियल, ऐसी नहीं है। इसमें कोई बहुत वेटी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स अ जनरल थिंग कि हाँ वो घर, बस ये जरूर है कि ही हैज रीच्ड होम। अगर मतलब कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि ये अगर स्पीच ना भी होती एक्ट 4 की बिगनिंग में जो है, तो इट वुड मेक नो डिफरेंस, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि इससे पहले भी हमने देखा जब एक्ट 3 जो है सीन 1 में, कि फॉस्टस बहुत ज्यादा ट्रेवल कर चुका है और उसने बहुत ज्यादा नॉलेज को एक्वायर किया है। ओके, नाउ कम टू एक्ट 4 सीन 1। अब एक जो एक कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, बड़ा माइनर कैरेक्टर है, उसका नाम है रॉबिन। ठीक है, ही इज एन ऑस्टलर। अब ये जो ऑस्टलर है, OSTLER, ये कौन है, जिसका काम ये है कि वो स्टेबल में जो हॉर्सेस हैं उनका ध्यान रखे, हॉर्सेस को अच्छे से केयर करे। अब ये जो रॉबिन है, इसने ना डॉक्टर फॉस्टस की मैजिक बुक है, जो उस मैजिक बुक में से एक बुक को चोरी कर लिया है, और वो सोचता है कि अब मैं ना यहाँ से कुछ सीखूंगा, ये जो स्पेल्स होती हैं, और फिर मैं खुद मैजिक पावर एक्सरसाइज कर पाऊंगा। रेल्फ जो उसका असिस्टेंट है, वो शोर मचा रहा है कि रॉबिन कहाँ गया, रॉबिन कहाँ गया। और क्योंकि रॉबिन जो है, मैंने बताया वो एक ऑस्टलर का काम करता है, और पहले कहाँ होते थे ये स्टेबल्स जो होते थे, नॉर्मली जो हॉर्सेस को रख रखाव केयरिंग के लिए कहाँ जरूरत पड़ती थी, जो इन्स होती थी, INN, जो आज के मॉडर्न होटल्स हैं, पहले सराय होती थी जहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए रुकते थे जब वो जर्नीज पे होते थे। तो रॉबिन की जरूरत है उस टाइम पे, कस्टमर जो है आया है वहां पे, और रॉबिन जो है वो, रॉल्फ जब देख लेता है कि उसके पास एक बुक है, तो वो कहता है इससे दूर रहना, ये जो मैंने यहाँ पे अब सर्कल ड्रॉ किया है। और और फिर ही टेल्स हिम, बड़ा वो क्लेम करता है कि देखो मैंने ना मैजिक सीखा है इस फॉस्टस की बुक में से, और अब मैं ना कोई भी किस्म की जो है वाइन को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, किसी भी यूरोप के फेमस से फेमस टैवर्न से भी। टैवर्न भी वही जगह है, इट्स अ फॉर्म ऑफ होटल, द इन। और जो भी मैं प्लेजर के लिए एक किचन मेड अगर मैं चाहूँ, तो आई कैन अरेंज दैट ऑल्सो।
तो रैल्फ भी बहुत खुश होता है इस ऑफर पे कि ये तो बहुत अच्छी चीज मिल गई है इनको। तो ये डेफिनेटली क्या है, ये सीन 1 कॉमिक रिलीफ। अब देखते हैं इसका क्या जो है वो रोल, ये कहाँ तक चलता है आगे। ये एक्ट 4 जो है, सीन 1 में ये हुआ। सीन 2 में रॉबिन और राल्फ जो हैं वो एक वाइन बार में पी रहे हैं और उन्होंने एक ना वहां से सिल्वर वाइन कप चोरी किया है। अब जो बारमैन है, जो अटेंडेंट है, वो उसको पकड़ लेता है इन दोनों को और उनसे डिमांड करता है कि आप वाइन कप जो है वो हमें दीजिए। तो रॉबिन कहता है कि ये तो बड़ी गलत बात है, आप हम पे चोरी का इल्जाम कैसे लगाते हैं। सो आई एम वेरी ऑफेंडेड दैट यू हैव एक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट। मैंने तो कोई चोरी नहीं की। लेकिन बारमैन जो है वो इंसिस्ट करता है कि मैं सर्च करूंगा रॉबिन को। और जब बारमैन सर्च करता है वो बिल्कुल यूजलेस निकलती है, क्योंकि बारमैन जो है उसको मिलता नहीं है कुछ। तो ही टर्न्स टू रैल्फ। और रैल्फ, मैंने कहा पहले, उसने बहुत वर्बल अब्यूज करता है कि मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूं और तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो चोरी का। अब उसको बारमैन को ना रैल्फ से मिलती है वो वाइन कप, ना रॉबिन से। लेकिन उसको ये श्योर होता है कि इनके पास ही है। और सिर्फ ये है कि बारमैन नहीं देख पाता है उस वाइन कप को। क्यों नहीं देख पाता है, हमें ये पता है पिछले सीन में कि उसके पास वो मैजिक बुक है। तो रॉबिन ने मैजिक चलाया है। अब रॉबिन ये विश करता है कि क्यों ना मैं इस बारमैन को पनिश करूं कि इसने मुझे इल्जाम लगाया भी क्यों, और मेरे फ्रेंड को कहता है कि चोरी की है। तो वो यहाँ पे ना कुछ स्पेल्स बोलता है, कुछ इनकांटेशन करता है और वो क्रिस्टोफिलिस को समन करता है। सो पहले तो वो मैजिक इनकांटेशंस हैं जो फॉस्टस के पास आनी थी, तो वो रॉबिन के इस इनकांटेशन से वो आ जाता है वहां पे। अब वो उसने तो सिर्फ एक मजाक में जस्ट कि मेरे पास बुक है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन वो इतना डर जाते हैं डेविल को देख के। और उस डर में ही रैल्फ जो है वो वाइन कप बारमैन को दे देता है। एंड देन ही इज सेटिस्फाइड। और रॉबिन मेफिस्टोफेलिस से फॉरगिवनेस बिसीच करता है कि मैंने आपको बॉर्डर किया एंड दिस एंड दैट। और मेफिस्टोफेलिस ही इज वेरी एंग्री। ही इज वेरी एंग्री दैट आई हैव बीन समन्ड बाय दीज टू, वो विलन्स कहता है उनको, क्योंकि उसको वो कॉन्स्टेंटिनोपल से उसको इस इनकांटेशन की वजह से आना पड़ा। तो वो उसको कहता है कि सो दिस इज, मतलब आपको इस समरी से भी पता चल रहा होगा कि ये जो सीन्स हैं ये किस लिए राइटर ने इसमें फिट किए हैं। जहाँ पे जब इस सीन की एंडिंग होती है, सीन 2 की, तो वो रॉबिन ना उसको मेफिस्टोफेलिस को कुछ पैसे देता है, 6 पेंस, कि यू बी हैव योर सपर विद दिस। वो और इरिटेट हो जाता है मेफिस्टोफेलिस। तो वो उनमें से एक को एप बना देता है और एक को डॉग विद दिस मैजिक। सो देन वी मूव टू सीन 3 ऑफ एक्ट 4, जहाँ पे ये सीन शिफ्ट हो गया है। कहाँ ये रेल्फ, रॉबिन और ये सब से कहाँ पहुंच गया शिफ्ट होकर ये सीन, एक एम्परर है उनके महल में। अब ये जो राजा है इसने बहुत सुना है कि फॉस्टस का बड़ा रेपुटेशन हो गया है एज अ मजिशियन, और अब वो जानना चाहता है कि क्या ऐसा खास है, खुद देखना चाहता है फॉस्टस की मैजिकल स्किल्स को। और फॉस्टस भी पूरी तरीके से रेडी है टू टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द किंग, और वो अपनी मैजिक परफॉर्मेंस के साथ रेडी है। और तो वो कहता है कि ठीक है, गो एंड शो योर स्किल। और एम्परर पहले तो जहाँ बिगिन करता है वो ही टॉक्स अबाउट अपने इंसेस्टर्स की बात करता है, क्योंकि एम्परर के एक इंसेस्टर अलेक्जेंडर हैं, जो हमें पता है सिकंदर की बातें हम कब से मिथ्स में हर बात में सुनते आ रहे हैं। तो अब एम्परर चाहता है कि फॉस्टस ना उसके ये इंसेस्टर को, सिकंदर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट को टूम से उठाए। मतलब बैरिड है वो, तो कौन सा आज की बात है, कब की बात है ये तो। और एम्परर ये भी चाहते हैं कि जो अलेक्जेंडर की ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस थी थायस, THAIS, उसको भी रेज करे। सो दैट मीन्स ही वांटेड कि ये डेड पीपल फिर से जिंदा हो जाए।
ये उस एम्परर की चेरिश डिजायर थी कि वो अलेक्जेंडर और उसकी मिस्ट्रेस को देख सकें कि कैसे होते थे वो अपने लाइफ टाइम में। अब फॉस्टस कहता है आई एम रेडी टू अकम्प्लिश ये रिक्वेस्ट, तो बिल्कुल। लेकिन और हमें तो पता है ऑडियंस रीडर्स को कि वो स्पिरिट्स ही आएंगी गाइज लेकर अलेक्जेंडर और उसकी मिस्ट्रेस का, एक्चुअल बॉडीज तो उन प्रिंसेस की नहीं आने वाली, क्योंकि हम सबको पता है कि वो तो डेड बॉडीज हैं और डेड बॉडीज तो डस्ट में रिड्यूस हो गई कब की। अब वहां पे जो कोर्ट है जहाँ पे ये राजा का दरबार है, वहां पे एक नाइट है। मैंने बताया था तुम्हें कि कोर्ट में एक पोजीशन होती है नाइट की, KNIGHT। वो नाइट जो है बड़ा डाउटफुल सा होता है कि ये कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल। फॉस्टर्स की पावर्स को ना वो कुछ ज्यादा अच्छे से कंसिडर नहीं करता है, और उसको लगता है कि ये तो एक जगलर है। और थोड़े बहुत वो ऐसे रिमार्क्स पास करता है जो फॉस्टर्स को पसंद नहीं आते हैं, और फॉस्टर्स उसको जरूर वॉर्न भी कर देता है दैट यू विल सून हैव टू डील विद दिस मिसबिहेवियर ऑफ योर्स। ये इंसोलेंस उसको पसंद नहीं आती। तो पहले तो फॉस्टर्स के कमांड पे मेफिस्टोफेलिस अलेक्जेंडर और उसकी मिस्ट्रेस को लेके आते हैं जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ द एम्परर। अब एम्परर इज वंडर स्ट्रक, उसको तो बिल्कुल ही इज नॉट एबल टू स्पीक, बिकॉज वो उसको तो क्या लगता है, ट्रू सब्सटेंशियल बॉडीज ऑफ दोज टू सीज्ड प्रिंसेस, तो उसको तो बिल्कुल सब्सटेंशियल सही रियल लगती हैं सब। तो जैसे ही वो स्पिरिट्स चली जाती हैं, फॉस्टर्स अब एम्परर को कहता है कि आप उसको उस नाइट को बुलवाइए प्लीज, और जिसने मेरे साथ ऐसे सरकास्टिक वे में बात की। और जैसे ही नाइट आता है वहां पे, तो हम देखते हैं कि उसके ना सर पे हॉर्न्स लगे हैं। तो नाइट जब उसको ये पता चलता है कि ये क्या मेरे साथ हुआ है, वो बहुत अब्यूज करता है फॉस्टर्स को। अब सर पे हॉर्न्स का पेयर लग जाना, ये तो मतलब इट्स बिग शॉक टू द नाइट। और वो उसको कहता है डू अनडू इट वट एवर यू हैव डन, और वो उसको एहसास दिलाता है फॉस्टर्स की तुमने मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव किया, और अब तो ये यही तुम्हारे लिए सही ट्रीटमेंट है। फिर एम्परर प्लीड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ नाइट, और फॉस्टर्स उन हॉर्न्स को रिमूव कर देता है, जो कि हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ मैजिक ही हैज caused those knights to grow on his head. अब वो डेफिनेटली वो इस बात से खत्म करता है जो है ये जो वर्बल अब्यूज का ये दौर था कि यू शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स स्कॉलर्स इन फ्यूचर। और एम्परर भी जो है वो प्रॉमिस करता है कि बहुत जेनरस काइंड रिवॉर्ड मिलेगा फॉस्टर्स को इस मैजिक डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे ये सीन 3 खत्म होता है। एक्ट 4 के हमने तीन सीन्स देखे हैं। सीन 4 में फॉस्टर्स अब रेडी हो रहा है विटनबर्ग वापस जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपनी जर्नी शुरू करता है, एक हॉर्स डीलर आता है और उसको $40 देता है कि तुम ये हॉर्स मुझे दे दो। फॉस्टर्स उसको कहता है $40 नहीं, मैं $50 में दे दूंगा ये हॉर्स। तो हॉर्स डीलर है वो, तो वो कहता है मेरे पास तो $40 ही हैं, तुम यही ले लो। तो फॉस्टर्स जो है वो $40 एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हॉर्स डीलर को कहता है, ये वार्निंग के साथ देता है कि तुमने ना इस हॉर्स को पानी में ले जाकर राइड नहीं करना, कुछ भी हो जाए इस हॉर्स पे राइड करो जहां मर्जी, लेकिन वाटर में नहीं लेके जाना। अब हॉर्स डीलर सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा बार्गेन हो गया है, मुझे सिर्फ $40 में मिल गया एक हॉर्स, और मेरी बहुत अच्छी लिविंग जो है वो मैं अर्न कर सकूंगा इस हॉर्स से। तो हॉर्स डीलर चला जाता है, और इतने में ये दिखाया है कि फॉस्टर्स भी रियलाइज करता है कि उसका जो डेथ और डैमनेशन का टाइम है वो नजदीक आ रहा है। लेकिन फॉस्टर्स खुद को कंसोल करता है कि जैसे क्राइस्ट ने एक थीफ पे पिटी दिखाई थी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी, तो शायद मेरे पे भी वो पिटी दिखाएं। ये कॉन्सोलेशन खुद ही देता है, और वो फॉस्टर्स जो है जहां वो बैठा होता है चेयर में वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद हॉर्स डीलर दोबारा आता है, भीगा हुआ है, ही द हॉर्स डीलर इज ऑल वेट, और वो लिमेंट कर रहा है, वो मोन कर रहा है कि मेरा तो हॉर्स ही जो है वो खो गया है।
जो मैंने फॉस्टर से खरीदा था। अब उसको फॉस्टर्स को डॉक्टर फॉस्टियन कहता है वो। तो अब हमें पता है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर फॉस्टर्स ने जो उसको बोला था कि तुमने पानी में नहीं लेके जाना, ही हैड डेफिनेटली टेकन द हॉर्स टू बी इनटू द वाटर। और वो चेक करने लग गया होगा कि कोई रेयर क्वालिटी है शायद इस हॉर्स में जो डॉक्टर फॉस्टर्स नहीं चाहते थे कि मैं जान सकूं। तो वो इंटेंशनली उसको राइड करता है पानी में। और जैसे ही वो पानी में एक एक पॉन्ड है वहां पे, तालाब, जहाँ पे वो अभी मिडल तक गया भी नहीं होता कि हॉर्स डिसअपियर हो जाता है। और पता चलता है, हॉर्स डीलर देखता है कि वो तो ना एक सूखी घास के बंडल पे, हे पे बैठा है, जो कि डूबने को तैयार है। हॉर्स डीलर जो है, अब वो हर जगह डॉक्टर फॉस्टर्स को ढूंढ रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मेफिस्टोफेलिस बताता है उसे कि डॉक्टर तो सो रहा है एंड ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अब हमें पता है हॉर्स डीलर की हालत, ही सो एंशियस टू रिकवर हिज मनी। वो तो शाउट करता है फॉस्टर्स के कानों में ऐसे, जस्ट टू वेक हिम अप। और जब फॉस्टर्स बिल्कुल मूव नहीं करता तो हॉर्स डीलर क्या करता है, उसकी लेग पुल करता है। और ये हमें पता है कि मैजिक है, तो मेफिस्टोफेलिस क्या करता है कि उसकी जो देयर इज दिस मैजिक दैट ही प्लेज, और उसके हाथ में ना द लेग कम्स इनटू हिज हैंड, इट इज टेकन ऑफ फ्रॉम द बॉडी। और फॉस्टस रोने लगता है, ओ आई हैव लॉस्ट माय लेग। और वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है, जाओ जाओ, गो एंड कॉल द पुलिस। अब यहाँ पे मैटर सेटल होता है जब फॉस्टस एक कंपनसेशन लेता है $40 का, और कि मेरी जो फॉर द लॉस ऑफ हिज लेग। और हॉर्स डीलर जो है वो रिलीव्ड महसूस करता है कि मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ गया हूँ, वहां से भाग जाता है। फॉस्टर्स फील्स वेरी हैप्पी कि उसने ट्रिक किया है हॉर्स डीलर के साथ। और वो तो कहाँ $40 ही दे रहा था, उससे दोबारा $40 ले लिए उसने। और इतने में फॉस्टर्स को एक मैसेज आता है कि ड्यूक हैं जो वेन हॉल्ट के, वेन हॉल्ट एक जगह है जहाँ पे वो उसको बुलाना चाहते हैं फॉर द डिस्प्ले ऑफ हिज मैजिक पावर्स। और फॉस्टर्स तैयार है वहां जाने के लिए। आई होप बच्चों तुम देख पा रहे हो इस चीज को जो हम एक्ट 4 से देख रहे हैं, दिस कॉमिक रिलीफ। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ड्रामेटिस्ट मार्लो ने लिखे नहीं है ये वाले सीन्स, क्योंकि इनका कोई कनेक्शन नहीं है स्टोरी के साथ। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ये इंटेंशनली रखे गए जस्ट टू शो द डाउनफॉल दैट हैज कम इनटू द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, जो ऐसे ट्रिक्स के साथ खुश हो रहे हैं जो कॉमन पीपल को ट्रबल सम लग रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव करके वो खुश हैं। अच्छा, देर इज दिस वन लास्ट सीन एक्ट 4 का, वो भी हम आज कर लेते हैं डिस्कस। सीन 5 है। फॉस्टर्स को एक बहुत मैजिकल परफॉर्मेंस के लिए बुलाया ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट ने। और फॉस्टर्स वहां पे जो डचेस है, ड्यूक की वाइफ डचेस, जो कि शी इज प्रेग्नेंट, और वो शी वांट्स टू हैव, जो उसको क्रेविंग हो रही है फ्रूट्स की ना, शी वांट्स दोज फ्रूट। अब क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम जो है वो विंटर का है, और वो चाहती है राइप ग्रेप्स। तो विंटर में ग्रेप्स तो नहीं मिल सकते जो कि समर में ही मिलने थे। लेकिन फॉस्टर्स जो है वो कहता है ये तो बहुत स्मॉल रिक्वेस्ट है। अगले ही मोमेंट मेफिस्टोफेलिस जो है बंच ऑफ ग्रेप्स के साथ आता है, जो फॉस्टर्स ऑफर कर देता है डचेस को। और जब ड्यूक ये देखता है, सो ही इज वेरी सरप्राइज एट दिस मिरेकल, लगता है उसको तो। और फॉस्टर्स उसको बताता है कि हालांकि कुछ वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में अभी विंटर है, इट इज स्टिल समर इन द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। और वहां से मेरी जो स्पिरिट्स हैं वो ये ग्रेप्स लेके आई हैं। और डचेस बताती है कि दीज आर द बेस्ट ग्रेप्स दैट शी हैज एवर टेस्टेड इन हर लाइफ। और वो भी ड्यूक जो है, जैसे पहले एम्परर का हमने देखा, वैसे ड्यूक भी उसको बहुत काइंड रिवॉर्ड से भर देता है फॉस्टर्स को। अब इफ यू सी क्लोजली, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 और सीन 5 ऑफ एक्ट 4, ये पांचों के पांचों सीन, इनमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो प्ले के में कुछ सब्सटैंशियल एडिशन हो या कोई बहुत रेलिवेंट हो। सीन जो 1 है
2 है जहां वो रेल्फ और रॉबिन की डिस्कशन है, यहाँ जो ये सीन 4 है जो हॉर्स डीलर वाला है, ये क्लियर कट कॉमिक और फार्सिकल सीन्स हैं, ठीक है। तो ये जैसे वॉगनर को हमने देखा था एक्ट 1 सीन 4 में ना, कि वो मैजिक ट्रिक्स प्ले कर रहा है, वैसा ही कुछ हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये तो जैसे हमने वॉगनर को देखा कि वो पैरोडी कर रहा है फॉस्टर्स के मैजिक परफॉर्मेंसेस की, तो रॉबिन भी वही सब कर रहा है। तो ये एक लिंकेजेस हो सकते हैं, कॉमिक अंडर प्लॉट हो सकता है, लेकिन फिर भी जस्टिफिकेशन सीन 4 की नहीं है जहां पे वो हॉर्स डीलर पे मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है ना। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये डिटीरियोरेशन दिखाने के लिए है कि पैसेज ऑफ टाइम से उसमें डिटीरियोरेशन आ गई है, फॉस्टर्स की जो सेंसिबिलिटी थी बिल्कुल खत्म हो रही है वो, और वो कैसा हो गया है, कोर्स क्रूड ट्रिक्स प्ले कर रहा है जहां भी उसको मौका मिल रहा है। तो ये अगर हम इन कॉमिक सीन्स की बात करें तो जैसे एक क्लाउनेज, बफनरी, लो लेवल के जो ये सीन्स होते हैं, ये जिस जिस कैलिबर के क्रिस्टोफर मार्लो हैं उसकी वर्थ में तो नहीं है ना। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि मार्लो ने तो ये सीन्स ही नहीं लिखे हैं, है ना, देयर मस्ट बी सम कोलैबोरेटर जिन्होंने इसको लिखा होगा। और क्योंकि एलिजाबेथन ऑडियंस कैसी थी, वो इन चीजों को एक्सपेक्ट करती थी, कॉमिक फार्सिकल सीन्स, इसीलिए ऐसा कुछ ऐड किया होगा। और ये इनमें तो हम देख रहे हैं कि कॉमेडी तो है, लेकिन जैसे वो नाइट के सर पे हॉर्न्स हो गए हैं क्योंकि वो इंसोलेंट है, मिसबिहेव करता है फॉस्टर्स की तरफ, तो हम सो वी सी कि कुछ चीजें अननेसेसरी हैं। लेकिन जब हम उसको ऐसे देखते हैं कि फॉस्टर्स की डिटीरियोरेशन देखते हैं दिखती है, तो हम उसका लॉजिक देख पाते हैं। तो हमने देख लिया था जब कि फॉस्टर्स पोप के साथ कैसे ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं, हमें बता दिया गया है कि फॉस्टर्स ने इतने प्लैनेट, स्टार्स और ये सब देख लिया है, ड्रैगन की बैक पे घूमा है वो उड़कर, वो शैरियट पे गया है। सो जब वी हैव हर्ड एवरीथिंग, वी हैव सीन एवरीथिंग, उसके बाद शायद अच्छा ये भी एक होता है जब अलेक्जेंडर और उसकी मिस्ट्रेस आते हैं वहां पे, सो ये ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा एक सोर्स ऑफ थ्रिल, एक्साइटमेंट नजर आता है। लेकिन ये जो 5वें सीन में हमने देखा कि ग्रेप्स का अपीयर होना जस्ट बिकॉज जस्ट ही वांटेड टू शो कि मैं जो स्पिरिट का पावर है मेरे पास, है ना, उसका कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। कुछ तो क्रिटिक्स कहते हैं कि एक्ट 4 जो है वो ड्रामा जो एज अ होल होता है ना, एक्ट 4 वहां फिट नहीं होता है, ये तो एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। लेकिन फॉर एनी केस हम इसमें कॉमिक एलिमेंट के लिए और दूसरा फॉस्टर्स के डिटीरियोरेशन के लिहाज से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। खैर, दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास, वील कंटिन्यू विद एक्ट 5 in tomorrow's lecture.